नमस्कार, आज है 29 मार्च, दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। कर्नाटक में जी मीडिया के ओपिनियन पोल में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं। बीजेपी को सबसे ज्यादा 96 से 106 सीट का अनुमान। गेम चेंजर साबित हो सकते हैं पीएम मोदी। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग। सेबी ने सेकेंडरी मार्केट के लिए आसबा जैसी सुविधाओं को दी मंजूरी। अदानी विवाद के बाद बोर्ड बैठक में ईएसजी डिस्क्लोजर का नियम भी किया सख्त। म्यूचुअल फंड्स के ट्रस्टीज के अधिकार और जिम्मेदारी बढ़ाने को भी दी मंजूरी। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त के साथ हुए बंद। निफ्टी करीब 125 अंक चढ़कर 17,100 के पार हुआ बंद। एनर्जी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में हरियाली। कोलार में 5 अप्रैल से राहुल चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस करेगी सत्यमेव जयते रैली। कोलार में ही राहुल ने मोदी पर दिया था बयान। फरार होने के बाद पहली बार अमृतपाल ने जारी किया वीडियो। कहा गिरफ्तार करना होता तो घर से करते, मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई बारिश, तापमान में गिरावट। हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं दिन भर सिलसिलेवार तरीके से खबरों का पूरा फ्लो। पूरे दिन की कहानी टॉप न्यूज में। संसद के दोनों सदनों में अदानी मुद्दे पर जेपीसी गठित करने की विपक्ष की मांग और कई अन्य मुद्दों को लेकर चल रहा गतिरोध आज भी जारी रहा। सदन में भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि आज लोकसभा में भारी हंगामे के बाद एक विधेयक को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया। सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उनके अहंकार के कारण संसद ने अयोग्य ठहराया है। अश्विनी ने कहा कि राहुल हकदारी की राजनीति करते हैं और वे सोचते हैं कि वो कानून और संविधान से ऊपर हैं। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। आपको बताएं कि लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में सांसद मोहम्मद फैजल समेत 4 लोगों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई। उसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। इसके बाद उन्होंने केरल हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। केरल हाईकोर्ट ने उनकी सजा और दोषी साबित होने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली में आज से एससीओ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। इस बैठक की अध्यक्षता एनएसए अजीत डोभाल ने ही की। बैठक में एससीओ के 8 देशों के एनएसएज शामिल हुए। चीन और पाकिस्तान के एनएसएज वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर अजीत डोभाल ने कहा कि किसी भी तरह का आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। डोभाल ने कहा कि एससीओ देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। माफिया अतीक अहमद को लेकर पुलिस गुजरात के लिए रवाना हो गई है। आज रात तक अतीक साबरमती पहुंचेगा। प्रयागराज से कल रात 9 बजे के करीब काफिला निकला था। एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद अतीक को साबरमती जेल रवाना कर दिया गया है। वहीं इस केस में बरी किए गए अतीक के भाई अशरफ को वापस बरेली जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रगान अपमान मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साल 2021 में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के कथित तौर पर अपमान के आरोप लगे। इसे लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और बीजेपी नेता की ओर से दायर शिकायत पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ममता बनर्जी को सम्मन भी जारी किया था।
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होने वाला है। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस एक्सप्रेसवे पर टोल में 18% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। 1 अप्रैल से एक्सप्रेसवे पर कार जैसे 4 व्हीलर के लिए 320 रुपए का टोल देना होगा। अभी इसके लिए 270 रुपए का टोल देना पड़ता है। मिनी बस और टेम्पो को 420 की बजाय 495 रुपए का टोल देना होगा। 2 एक्सल ट्रक के लिए टोल 585 से 685 रुपए और बसों के लिए 797 से 940 रुपए कर दिया गया है। इस तरह से ये बढ़ोतरी लागू हुई है। 1 अप्रैल से भारत को 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। ट्रेन की राजधानी देश की राजधानी दिल्ली से यात्रियों के लिए इसका परिचालन शुरू किया जाएगा। ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली के बीच चलेगी और 7 घंटे और 50 मिनट में 709 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये शताब्दी एक्सप्रेस से करीब 1 घंटे तेज है। वंदे भारत रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सुबह 5:55 पर रवाना होगी और दोपहर 1:45 पर पहुंचेगी। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। अगर आपको इमरजेंसी इलाज की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो आप सरकारी अस्पताल जाएंगे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन अगर आपकी जेब खाली हो, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है सरकारी हॉस्पिटल। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 21 मार्च को विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पास किया था। इस बिल के पास होते ही राजस्थान इलाज की गारंटी का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया। लेकिन इस बिल का विरोध शुरू हो गया। तकरीबन 1 हफ्ते से राज्य में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स ने इस बिल को असंवैधानिक बताया है और इसकी वापसी की मांग की जा रही है। अभी जानना जरूरी है कि इस बिल में ऐसा क्या है जो इसका इतना विरोध हो रहा है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन आज क्योंकि ये विरोध थम नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको दे रहे हैं और फिर इस मसले पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। तो बिल में ऐसा क्या है जो इसका इतना विरोध हो रहा है? देखिए, राइट टू हेल्थ के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी रोगी के इलाज के लिए मना नहीं कर पाएंगे। इलाज की गारंटी के अधिकार के तहत दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले वाहन को भी 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस पे भी बाद में क्लैरिटी आई। पहले यह था कि जिस हॉस्पिटल में मरीज जा रहा है उसी हॉस्पिटल में अगर आगे रेफर किया जाता है तो फिर एम्बुलेंसेस वगैरह का खर्चा हॉस्पिटल को देना होगा। लेकिन उसके बाद वाहन जो पहुंचा रहा है उसको 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी इसमें स्पष्ट किया गया। साथ ही आपातकालीन सेवाओं के दौरान इलाज का खर्चा अगर मरीज नहीं उठा पाता है इमरजेंसी केसेस में, तो राज्य सरकार की ओर से इसकी भरपाई की जाएगी। इमरजेंसी की ये जो डेफिनेशन है ये पहले क्लियर नहीं थी, फिर सरकार ने कोशिश की कि इमरजेंसी की डेफिनेशन को भी क्लियर किया जाए, लेकिन अभी भी गतिरोध जारी है। महामारी के दौरान राइट टू हेल्थ राज्य के लोगों के इलाज को लेकर सुरक्षा कवच का काम करेगा। इमरजेंसी मेडिकल जांच, ट्रीटमेंट, हेल्थ रिकवरी जैसी सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं। सभी तरह के अस्पताल इसके दायरे में आएंगे। इलाज की गारंटी के अधिकार के तहत ओपीडी, भर्ती किए गए रोगी, डॉक्टर को दिखाना, परामर्श, दवाएं, जांच, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एम्बुलेंसेस वगैरह की सुविधाएं होती हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट का लाभ मिलेगा। मरीज को बीमारी के नेचर, उसके कारण, उसकी पूरी जो जांच है, इलाज है और उससे जुड़ी हुई जो और भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो जटिलताएं हैं, उसके संभावित खर्चों के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। फीस या चार्जेस के एडवांस पेमेंट के बिना भी इमरजेंसी की हालत में बिना देरी के प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर और ट्रीटमेंट देने के लिए बाध्य होंगे। अभी होता क्या था, इमरजेंसी में कोई आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अस्पतालों को भी सोचनी होती थी और कई बार डिनायल की जैसी स्थिति आ जाती थी, तो ये अब नहीं होगा। वहीं अगर कोई मेडिको लीगल मामला है जो सबसे ज़्यादा जिसमें मरीज परेशान होता है, अगर माना कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई लीगैलिटी है, जिसका बैकग्राउंड चेक करने की आवश्यकता है, तो उसमें कई बार डॉक्टर्स पहले पुलिस की परमिशन लेकर आने की बात कहते थे, हॉस्पिटल्स वगैरह। लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर इलाज करने के लिए पुलिस की एनओसी या पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलने को आधार अब नहीं बना पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस राइट टू हेल्थ बिल का। वहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा भी दी गई है।
सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए मरीज को पहले से ट्रीटमेंट करने वाले हेल्थ प्रोवाइडर से जांच, इलाज और दवा संबंधी पूरी जानकारी लेने का अधिकार मिलेगा। जाहिर है इससे दूसरे डॉक्टर से इलाज कराने में भी मदद मिलेगी। राइट टू हेल्थ कानून का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना 10,000 और इसके बाद 25,000 रुपए तक का होगा। राइट टू हेल्थ से जुड़े मामलों की शिकायतें सुनने और अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस पर भी विवाद है, इसको भी आपको समझाएंगे बाद में, लेकिन जहां इससे जुड़ी शिकायतें की जा सकती हैं, अथॉरिटी के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर डॉक्टर्स को आपत्ति है। ऐसे में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स इस बिल का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उन पर जबरन ये बिल थोपा जा रहा है। इमरजेंसी के नाम पर मुफ्त इलाज तर्कसंगत नहीं है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि सरकार ये साफ करे कि इमरजेंसी की परिभाषा क्या है। डॉक्टर्स ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ये बिल वापस नहीं ली तो निजी अस्पताल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में मुफ्त इलाज से ट्रीटमेंट की क्वालिटी भी गिरेगी, ये भी आशंका डॉक्टर जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार को विचार करने की जरूरत है, ऐसा डॉक्टर्स का सोचना है। लेकिन दूसरी तरफ मरीज हैं और मरीजों के हक में आवाज उठाने वाले लोग हैं, जो राइट टू हेल्थ का पूरा ताना बाना, जिस पर दुनिया आज से नहीं, यूएनओ में 1948 से लेकर अब तक तमाम तरह के कन्वेंशंस जो हो चुके हैं पूरी दुनिया में, राइट टू हेल्थ पे सुप्रीम कोर्ट का प्रोनाउंसिएशन, कुछ हाई कोर्ट्स का प्रोनाउंसिएशन, सबका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है और ये तो पहले से ही तय हो जाना चाहिए था। इसके लिए बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये पहले से ही अस्पतालों को किया जाना चाहिए था। लेकिन अब बिल के बाद कानून अगर बना है तो इसके बाद इसका विरोध जायज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त राजस्थान में ये हो गई है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और मरीजों को परेशानी हो रही है, आम लोगों को परेशानी हो रही है। तो क्या किया जाए, क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान, डॉक्टर हेमंत भारतीय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं न्यूरो सर्जरी के, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर भारतीय, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर छाया पंचौली, राज्य समन्वयक है जन स्वास्थ्य अभियान की। डॉक्टर छाया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पर। हम सबसे पहले डॉक्टर भारतीय के पास चलना चाहेंगे। डॉक्टर भारतीय, गतिरोध अभी भी बना हुआ है और इसका खामियाजा आम मरीज भुगत रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा सर और कैसे बात बनेगी? संवेदनशील सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि डॉक्टर्स मजबूरन सड़क पर क्यों आ गए। क्या पहले इमरजेंसी में इलाज नहीं हो रहे थे? क्या पहले मरीजों का इलाज मना किया जा रहा था बहुत ज़्यादा? या पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अचानक से ये जो है, जो इनके मैनिफेस्टो में था, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में था, तो यानी कि इनको तो बिल लाना था और अभी इलेक्शन के जस्ट पहले ये बिल ले आए। तो इसका तो साफ साफ मतलब है कि इनका जो मंशा है वो सिर्फ जनता को गुमराह करने की है। अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी पहले की योजनाएं कई चल रही हैं, जैसे चिरंजीवी योजना चल रही है, आरजीएचएस चल रही है, केंद्र सरकार की आयुष्मान चल रही है, सीजीएचएस चलती है, ईसीएचएस चलती है, रेलवे चलती है, पेंशनर चलती है, जिप्सा चलती है। इन सबके पैकेजेस इतने कम है कि वो फिजिबल नहीं है किसी को सरवाइव करने के। और 70% से लेकर 75% मरीजों की देखरेख प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब ऐसे में अगर वो सरवाइव नहीं करेंगे तो ये एक बिल जो है एक रिग्रेसिव स्टेप है। दिस इज नॉट ए प्रोग्रेसिव स्टेप। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि फिर जो निजी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो भी धीरे धीरे डिटोरेट होंगे। बट डॉक्टर भारतीय, मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल ये है, आप लोग यही कह रहे हैं कि हम तो पहले भी इलाज के लिए मना नहीं करते थे, हम तो पहले भी इमरजेंसी केसेस में इंपॉर्टेंस जो है वो इलाज को देते थे। तो जो आप काम पहले से करते आए हैं उसी की पुनरावृत्ति में ये कानून है। और यदि आप कर रहे हैं और कोई अस्पताल अगर लापरवाही कर रहा है तो उसको कानूनी बाध्यता के दायरे में लाना, ये तो पुनरावृत्ति ही है ना सर, तो कोई नई बात नहीं है। तो जब नया नहीं है तो फिर विरोध क्यों?
नहीं, आप किसी से गन पॉइंट पे काम नहीं करा सकते, सीधी बात ये है। आपको अगर मुझसे सहयोग चाहिए या मुझे आपसे सहयोग चाहिए तो मैं आपसे कैसे बात करूंगा? मैं आपसे प्रेम से बात करूंगा, सामंजस्य के साथ बात करूंगा, सर, मिलजुल कर लोकतंत्र उसका। में कानून का राज गन पॉइंट तो नहीं कहा जा सकता सर। ये तो बिल्कुल तुगलकी का कानून जैसा हो रहा है, अगर कोई तालिबान जैसा कि विधानसभा या लोकसभा आप से कोई नहीं कानून करेंगे पारित होता है, उसको ना, गन आप पॉइंट नहीं कैसे करें। कहा जाए सर? गन पॉइंट ऐसे कहा जाए कि एक तो आपको करना पड़ेगा, दूसरा आप नहीं करेंगे तो आप जुर्माना लगाएंगे। सर, आप ऐसे ऐसे कोर्ट तो सर आप देश कोर्ट में नहीं जितने ऐसे तो सर आप देश में कोर्ट नहीं जितने जा सकते। कानून ऐसे देश में जित जितने कानून नागरिकों पर लागू हैं, हर कोई या नागरिक ये कह दे कि साहब गन पॉइंट पर है, मैं तो नहीं मानता इसे। तो हमारी भी तो लिबर्टी का कानून हमारे लिए भी तो है। हम भी तो नागरिक हैं ना देश के, तो जी, हमारे लिए भी तो लिबर्टी का कानून है। और ठीक। हमारे लिए भी तो फंडामेंटल वो राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये तो हमारा जो है डॉक्टरी प्रोफेशन का एक्सप्लॉइटेशन हो गया कि उसको आप उसका वायलेशन कर रहे हैं, उस रूल का, फंडामेंटल बट रूल सर, का, कि एक आप आलोचना ये हो रही है डॉक्टरों के इस रवैये की कि किसी भी बिल से या कानून से अगर असहमति है तो उसका एक रूट होता है, आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, आप पिटीशंस दायर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो कि अल्ट्रा इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जिसके बिना किसी का जीवन और मृत्यु का सवाल पैदा हो जाता है, उनका सड़कों पर आना, क्या ये न्याय संगत है सर? एक अपने पेशे के प्रति न्याय है सर ये डॉक्टर्स की तरफ से? आपने सरकार ने डॉक्टरों को क्यों मजबूर कर दिया कि उनको सड़क पे आना पड़ा? आपसे अगर ये लगता था कि वार्ता पूरी नहीं हो पाई है या वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला है तो इस बिल को रोक लेते, फिर से बातचीत करते, फिर किसी नतीजे पे आते। आज जनता जो परेशान हो रही है, इनके आनन फानन ओके सर, ऑल राइट सर, उसकी ऑल वजह से राइट हो सर। रही है। मेरे साथ डॉक्टर छाया भी हैं। डॉक्टर छाया, कहा यही जा रहा है कि कुछ अधिकार बतौर नागरिक, डॉक्टर्स और बतौर कारोबारी आप कहें, अपना प्रोफेशन चलाने के लिए प्रोफेशनल्स कहें, अस्पतालों और डॉक्टर्स के भी हैं, तो वो अपने अधिकारों को बुलंद करने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? तो उनके अधिकारों का तो कहीं हनन हो नहीं रहा। सरकार ये तो नहीं कह रही कि आप जितना भी ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं वो सब निशुल्क देंगे और सभी कुछ हम रिम्बर्स करेंगे। सरकार यहाँ पर मुख्यतः इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात कर रही है और उसमें भी खास तौर पे डिफाइन किया हुआ है कि या तो एक्सीडेंट्स, या किसी को सांप ने काट दिया, या किसी जानवर ने काट दिया, या फिर कोई ऐसी महिला जो गर्भावस्था में है और उसकी डिलीवरी होनी है, इमरजेंसी केस है। ऐसी कुछ चुनिंदा इमरजेंसीज की उन्होंने बात की है। और उन्होंने भी तो ये भी नहीं कहा है कि आप पैसे ना मांगे, आप पैसे मांगे, पर अगर रोगी पैसा देने में असक्षम है तो आप उसका इलाज डिले या रोके मत इस ग्राउंड पे कि वो पैसा जमा नहीं करवा पाया। सरकार बाद में उसकी भरपाई कर देगी अगर रोगी उसका पैसा नहीं दे पाया तो इसमें गलत क्या है? ये तो बिल्कुल चिरंजीवी योजना या आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसी की तरह एक मॉडल होगा। और ये तो आयुष्मान भारत का भी समर्थन करते रहे हैं, चिरंजीवी योजना का भी समर्थन करते रहे, फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है? बाकी तो इनका बिजनेस, ये जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से उपचार करते हैं लोगों का, ये आराम से कर सकते हैं। बट मैम, इसमें शंका ये उभर रही है डॉक्टर्स की तरफ से। जी मैम, डॉक्टर्स की तरफ से शंका ये उभर रही है कि आपने कह दिया कि इमरजेंसी में इलाज मुफ्त होगा। अब कोई भी व्यक्ति अपने बीमारी को या अपनी उस कंडीशन को इमरजेंसी तो बता ही सकता है, क्योंकि चाहे चोट लगे या कोई गंभीर हो, जीवन मरण का प्रश्न तो बन ही सकता है। और अगर वो ये कहते हुए इमरजेंसी में जाए और इलाज को मुफ्त कराने की जिद करने लगे, तो इस तर्क से तो सारे के सारे इमरजेंसी केस आपको मुफ्त करने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, ये बेकार की शंका है। देखिए, जब कानून बनता है तो कानून में बहुत सारी ब्रॉड चीज़ें लिखी होती है, हर चीज़ कानून में नहीं आती है। कानून आने के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वो होती है रूल्स बनने की, और जो नीति ग्रिटीज होते हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें जिनमें आगे जाकर बदलाव होने की संभावना है कि आज हम इमरजेंसी इसको मान रहे हैं, कल हो सकता है इमरजेंसी की परिभाषा थोड़ी सी बदल जाए, हो सकता है आज जो पैकेजेस तय हो रहे हैं इमरजेंसी के रिम्बर्समेंट के वो कल को बदल जाए। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा
हमेशा नियम में रखना, रूल्स में रखना ज़्यादा सही होता है। और इस कानून में तो ये भी कहा गया है कि जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी होगी, जिसमें खासतौर पे सरकार के लोग हैं और डॉक्टर्स हैं, IMA के डॉक्टर्स हैं, बाहर के तो और कोई लोग हैं नहीं उसमें, तो ये लोग मिलकर भी तय कर सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस क्या होंगी, किस तरह से उनका रिइंबर्समेंट किया जाए, किस तरह का मैकेनिज्म हो। मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बुनियादी सवाल जो इस पूरे मसले को लेकर उठ रहा है मैम, यस मैम, मैंने जैसा कहा पहले भी कि किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना, किसी ऑक्यूपेशन को कैरी करना, कोई ट्रेड करना, बिजनेस करना, आर्टिकल 19(1)(g के तहत क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी दे रहा है कि आप अपना ऑक्यूपेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रोफेशन कीजिए, ट्रेड कीजिए, बिजनेस कीजिए? अब इस अधिकार का हनन कर देना किसी कानून के जरिए, तो क्या इसका कोई उत्तर सरकार दे पा रही है? तो हनन का है तो फिर तो चिरंजीवी योजना और आयुष्मान भारत भी हनन हुआ। तो फिर तो जो राइट टू एजुकेशन के तहत जब स्कूल्स को पाबंद किया गया कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को निशुल्क पढ़ाएंगे, एक कुछ प्रतिशत कोटा आप उनका रखेंगे और उनको निशुल्क शिक्षा देंगे, तो ये भी हनन हुआ। पर क्या ऐसा होने से राजस्थान के स्कूल्स खत्म हो गए क्या? बट मैम राइट टू एजुकेशन, मैम राइट टू एजुकेशन में, राइट टू एजुकेशन में जो रीइंबर्समेंट है वो बिल्कुल क्लियर है। पर चाइल्ड अमाउंट जो रीइंबर्समेंट होगा वो सरकार देगी। क्या इस कानून में ये क्लियर है कि रीइंबर्समेंट कैसे मिलेगा? मैकेनिज्म जो है किस तरह का रिइंबर्समेंट किस तरह से होगा वो नियम में तय कर सकते हैं, आपस में बैठ के तय हो सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि ये मैकेनिज्म को जो कानून है उसमें बहुत क्लियरली नहीं बताया गया। अब मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। यस मैम, प्राइवेट प्रोवाइडर्स को लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करना है, मॉडल में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो वो आगे हो पाना बहुत मुश्किल होगा। ये मेरे सवाल फ्लेक्सिबल रहेगा अगर शुरुआत में जी बुनियादी समझ के लिए मैंने आप दोनों से सवाल पूछे, मैं थोड़ा डिबेट को ओपन कर रहा हूं। डॉक्टर भारतीय, रीइंबर्समेंट से लेकर कमेटी में कौन लोग होंगे, इस पर लगभग मौखिक रूप से आपको बता दिया गया है कि क्या तरीका होगा। इसके बाद कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी हुई है सर? देखिए, सरकार के पास पहले वाली योजनाओं के लिए ही पैसे नहीं थे, वो पैसे देते नहीं, पैसे उन्होंने पूरे कभी दिए नहीं। उनके पैकेजेस कितने खराब होते हैं ये सब जानते हैं। मैंने इतनी सारी आपको वो गिना दी, RGHS, CGHS, CCHS जितनी भी हैं, उसके कितनों के दबाव में डॉक्टर्स काम करेंगे, अस्पताल सरवाइव कैसे करेंगे, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब इसमें आपने लिख दिया कि अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा नहीं देगा तो सरकार देगी, यानी कि आपने ये जनता को कह दिया कि भैया तेरे पास कोई भी नहीं देगा, 100% नहीं देंगे, क्योंकि जनता को मालूम है कि भैया पैसा नहीं देंगे तो सरकार ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और ये इतना अविश्वास, डॉक्टर छाया, इतना अविश्वास क्यों है? आप लोग कह रहे हैं कि पैसा हम देंगे, रीइंबर्समेंट होगा, लेकिन डॉक्टर छाया, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को विश्वास क्यों नहीं है आप पर? क्योंकि पहले की स्कीम में नहीं दिया। ठीक सर, और उसके अलावा ये इन्होंने कहा कि डॉक्टर छाया, यस सर, डॉक्टर भारतीय आपका सवाल ले लिया सर मैंने। डॉक्टर छाया प्लीज रिस्पॉन्ड जी। डॉक्टर छाया, नहीं, देखिए सही बात है, सरकार की तरफ से कमियां रही है, मैं मान रही हूँ। आयुष्मान भारत हो या चिरंजीवी योजना हो, उसमें रिइंबर्समेंट्स को लेके प्रोसेसेस ढीले रहे हैं, कई बार रिइंबर्समेंट्स में देरी हुई होगी, ये सारी चीज़ें हुई होंगी, मैं उसको नकार नहीं रही हूँ। पर ये अभी एक अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर के पास कि जब नियम बने तो आप एक ऐसा मॉडल प्रपोज करें जिससे कि आपको रिइंबर्समेंट समय से हो सके, आपके पैकेजेस के रेट्स जो हैं वो सही तरीके से एडिक्वेट अमाउंट उसमें तय हो, ये चीज़ें नेगोशिएट की जा सकती हैं। पर सिर्फ एक इसी क्लॉज की वजह से आप इस पूरे कानून को, जिसमें कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो रोगियों के हित में हैं, आप उसको बॉयकॉट कर दें, आप उसका बहिष्कार कर दें और ये कहें कि ये पूरा कानून ही वापस ले लो, ये सही नहीं है। मैं ये कह रही हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रोगी के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, ये केवल अपने नफे नुकसान के एंगल से चीजों को देख रहे हैं, ये सही नहीं है। आपके पास बहुत समय होगा नेगोशिएट करने का। इनफैक्ट अभी भी 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग रखी थी, उन्होंने कहा आप आए और अपनी शंकाएं बताएं, इन्होंने कहा नहीं हमको और कोई मांग नहीं है, हमको बस ये कानून वापस ले हमारी। अच्छा डॉक्टर छाया, डॉक्टर भारतीय के सीधे सवाल होंगे आपसे, डॉक्टर भारतीय के सीधे सवाल होंगे डॉक्टर छाया। जी बिल्कुल, आप ये बताइए कि क्या मेरे भी सीधे सवाल होंगे उनको। जी हाँ, आप क्या ये कहना चाहती हैं कि डॉक्टर ने इसको बिजनेस का प्रोफेशन बनाया?
मैंने तो ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं अभी किया। ये आप बीच में खुद कह आपने रहे हैं, कहा मैंने था तो ऐसा बिजनेस, कुछ नहीं कहा। एक आपने बिजनेस की बात कही थी। नहीं, मैंने कोई बिजनेस शब्द का इस्तेमाल नहीं, वो तो आप लोग खुद भी कह रहे हैं कि भाई ये हम भी बिजनेस कर रहे हैं। आप जब बाकी बिजनेसमैन के ऊपर कोई लगाम नहीं कस रहे हो, आप हमें क्यों कह रहे हो? मैं एक चीज और स्पष्ट नहीं, मैं करना आपको चाहूंगी कि क्लियर ये कर जो देना कानून चाहता है, हूँ, ये मैं 95%, कर देना, ये आपकी कानून बात हो गई। 95% सरकारी मैडम, स्वास्थ्य सुनिए। सेवाओं को मजबूत करने के लिए है। इसमें केवल एक सरकारी- क्लॉज है, एक क्लॉज है अभी आप इमरजेंसी सुनती नहीं केयर है, वाला, बोलते जाती है, जो कि जब आप- निजी अच्छा, डॉक्टर अस्पतालों छाया, पर लागू होता है। मुझे लगता है- इसके अलावा और कोई क्लॉज ही नहीं है। ओके सर, बिजनेस वाला पॉइंट जरा क्लियर कीजिए सर, बिजनेस वाला पॉइंट जरा क्लियर कीजिए। जी हाँ, बिजनेस वाला पॉइंट जरा क्लियर कीजिए सर। करता हूँ, हाँ, बिजनेस का पॉइंट में क्लियर करता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एस्टेब्लिशमेंट करने में जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह देने में जो खर्चा होता है, उनके इक्विपमेंट आने में जो खर्चा होता है, उसको वो कहीं ना कहीं से निकालेगा। बिजनेस डॉक्टर नहीं करते थे, डॉक्टर बिजनेसमैन नहीं थे। 1990 के पहले सिर्फ राजकीय चिकित्सालय हुआ करते थे, डिस्पेंसरी हुआ करती थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ करते थे। 90-91 में देश की हालत इतनी खराब हो गई कि इन्फ्लेशन 6% से 17% पे पहुंच गया। पैसा नहीं था, पाकिस्तान से जो हालत है उससे ज्यादा खराब हालत थी। तो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उन्होंने एलपीजी लाया। वो एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को भी इनवाइट सर सैद्धांतिक रूप से मेरी सहमति है आपके साथ सर, सैद्धांतिक रूप से मेरी सहमति है आपसे कि डॉक्टरी पेशा कोई कारोबार या धंधा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में दिल पे हाथ रख के बताइए सर, क्या बिजनेस नहीं है? देखिए, मैंने वही कह रहा हूं, बिजनेस में आप लाए कौन? सरकार लाई, और डॉक्टर्स ने देश को बचाने के लिए फिर भी सहयोग दिया। और एक और बात कह देता हूं, तो यानी कि नहीं, यानी कि स्थिति क्लियर। जब मेरी बात करेंगे आप, नहीं, वो बिजनेस सर, बिजनेस वाली क्लैरिटी, यानी कि आप मान रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि सरकार लेकर आई तो मान रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं डॉक्टर्स। बिजनेस कोई भी अगर प्राइवेट होगा तो वो तो बिजनेस तो होगा ही। ठीक है सर, मुझे लगता है कि बिजनेस में आपने कहा ना, आपने छाया जी को कहा कि आपने बिजनेस क्यों कहा, अब आपने खुद ही मान लिया कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। बिजनेस मतलब देखिए, मैं जैसे अभी मेरी बात करेंगे आप तो मैं डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने 150 रुपए में 6 महीने की फीस दे करके पढ़ाई की। आज का बच्चा करता है 2 करोड़ 3 करोड़ में, और वो प्राइवेट में आता है, तो आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि वी सैल्यूट यू सर, वी सैल्यूट यू सर, वी सैल्यूट यू सर। लेकिन ऐसे ही हर मरीज की भी प्रॉब्लम है सर। एक मरीज अफोर्ड कर सकता है और दूसरा मरीज नहीं कर सकता, यही तो है। जैसे आपकी स्थिति है, ऐसी अलग अलग स्थितियां हैं। बिल्कुल। तो जब मैं किसी होटल में चाय पीने जाता हूँ या मैं खाना खाने जाता हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि मैं कोई बात रख सकते हैं और दूसरी चाय उस गरीब को फ्री में दे दें। ऑलराइट डॉक्टर छाया, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, सेवा की तुलना नहीं कर सकते। ओके सर, डॉक्टर छाया कुछ कहना चाह रही है। सेवा की तुलना नहीं कर सकते बोलने नहीं देती मैडम जी। मैं एक बात बहुत, अरे आपको इतना तो बोलने दे दिया सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोलिए डॉक्टर छाया। मैं एक बात स्पष्ट करना चाह रही थी कि ये जो कानून है, ये 95% जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के ऊपर है। आप में से जिन्होंने भी ये कानून पढ़ा होगा, बहुत स्पष्ट है कि इसमें मुख्य रूप से जो बात की गई है कि वो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ही मजबूत करने के लिए बात की गई है। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था अभी उतनी मजबूत है ही नहीं जितनी की होनी चाहिए थी, पर इस कानून के आने से जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसमें सुधार आएगा, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। छाया जी एक सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर छाया, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो डॉक्टर्स की आपके ऊपर जो ट्रस्ट नहीं है, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, ये इस वजह से है क्योंकि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, जी हाँ, आपका मतलब मैं सरकार से कह रहा हूं, आपका मतलब मैं सरकार को संबोधित कर रहा हूं। जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि पूर्ववर्ती जो योजनाएं आई हैं उनमें जो हालत देखी गई है मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट्स की या पैसे की जो पूरा है, उसके बावजूद नहीं लगता है किसी को कि उनके आप सरकार के पास पैसा है। जब किसी को ये लग रहा है कि इनके पास पैसा ही नहीं है और ये प्रैक्टिकल वायदे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर कैसे समाधान निकल पाएगा? चलिए मैंने मान लिया कि ये जो एक क्लॉज है इमरजेंसी केयर वाला, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है और डॉक्टर्स को इसी से बहुत दिक्कत है। तो मैं तो ये कह रही हूँ, सरकार आपको बुला रही है, आप कहिए कि भाई ये क्लॉज को हटा दिया जाए और कानून ले आए आप। ये क्यों नहीं कह रहे हैं?
ये जब चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक होती है तब ये जाके, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं कि हमको इस क्लॉज से दिक्कत है, ये तो ये कह के आ गए कि पूरा कानून ही वापस लो। अगर आपको इसी एक क्लॉज से दिक्कत है तो आप खुल के कहिए ना कि इस क्लॉज सिचुएशन को लेते हैं। सरकार ने, प्रवर समिति ने इस कानून में कितने सारे बदलाव किए प्राइवेट सेक्टर के कहने पर। इन्होंने संक्षेप में, जी मैम, संक्षेप में डॉक्टर भारतीय, अगर इमरजेंसी वाला क्लॉज अगर हटा दें तो क्या बाकी सब ठीक है? एक चीज और सही करना चाहूंगी मैं एक चीज और सही करना चाहूंगी कि इस विधेयक में ये बदलाव भी कर दिया गया था कि अब लोग कोर्ट जा सकते हैं। वो क्लॉज नंबर 14 जो कि ये कहता था कि आप कोर्ट नहीं जा सकेंगे, उस क्लॉज को पूरी तरह से हटा दिया गया। ठीक है, अच्छा किया आपने स्पष्ट कर दिया। हमने, जी हाँ, अच्छा किया आपने स्पष्ट कर दिया, अच्छा किया। जी डॉक्टर भारतीय, अगर वो क्लॉज ही हटा दिया जाए तो फिर आप लोग मान जाएंगे? तो मैं शायद जी से पूछना चाहता हूं कि उस क्लॉज में फिर ये इस बिल में और क्या क्या है, बताइए प्राइवेट के लिए। अभी तो इन्होंने बताया टीवी चैनल, अभी इन्होंने, सर हमने तो एक एक करके बताया। आपका मेन रिजर्वेशन जो है डॉक्टर भारतीय, वो क्या उसी क्लॉज को लेकर है या पूरा का पूरा बिल आप चाहते हैं? वो अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए। देखिए, अगर इस बिल में जैसा कि इसमें लिखा हुआ है टू अवेल फ्री ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज एटसेट्रा इमरजेंसी केयर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। क्या इसका मतलब यह है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, क्या इसका मतलब अच्छा ओके, मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए क्लैरिटी दूर हो सकती है जी, मैं आप दोनों की बात अब तक मैंने सुनी और मुझे लगता है कि क्लैरिटी दूर हो सकती है, लेकिन दोनों पक्षों को एक टेबल पर तो आना ही होगा और दोनों पक्ष यदि अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे, बातचीत नहीं हुई तो इस मुद्दे का समाधान निकलना बड़ा मुश्किल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर भारतीय थैंक यू सो मच। डॉक्टर छाया पचौली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने नकली और खराब क्वालिटी की दवाओं के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। इस मामले में 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया गया है। 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कैसे नकली और खराब दवाएं देश के हेल्थ सिस्टम को बीमार बना रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नकली और घटिया दवाओं का कारोबार देश के हेल्थ सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। आए दिन खबरों में नकली दवाओं की खेप पकड़े जाने की बात सामने आती रहती है। पिछले साल भारत के बने घटिया कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। इसके बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई और पहले तो दोयम दर्जे या नकली दवा बनाने के संदेह में 203 फार्मा कंपनियों की पहचान की गई। इसके बाद एक बड़े ऑपरेशन के तहत 20 राज्यों में 15 दिनों के अंदर ताबड़तोड़ छापेमारी को अंजाम दिया गया। ये छापेमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की ओर से की गई। नकली दवाओं की खेप बाजार में पहुंचने की शिकायत के तहत हुई कार्रवाई में सरकार ने पहले चरण में करीब 76 फार्मा कंपनियों पर एक्शन लिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इनके कामकाज पर रोक लगा दी है, जबकि 26 फार्मा कंपनियों को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। CDSCO ने साफ किया है कि जो दवा कंपनियां दवा निर्माण में अनियमितता बरत रही हैं, उनकी पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने को लेकर सरकार का छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई की गई है उनमें उत्तराखंड की 45, हिमाचल प्रदेश के 70 और मध्य प्रदेश में 23 कंपनियां शामिल हैं। अपने देश में ही नहीं, कई दूसरे देशों में भी भारतीय दवाओं की शिकायत आ रही है। कुछ देशों में मरीजों की मौत भी हो गई है। सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि साख बचाने के लिए वो नकली और खराब दवा बनाने वालों पर कार्रवाई करे। WHO की रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में नकली दवाओं का व्यापार तेजी से फैला है। कई देशों में नकली दवाओं का कारोबार कुल मेडिकल कारोबार का 10% तक पहुंच गया है। 2019 में अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में बिकने वाली दवाओं में 20% नकली थी, जबकि WHO के मुताबिक भारतीय बाजार में 4.5% जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी घटिया है। भारत में नकली दवाओं का कारोबार कोरोना महामारी के बाद काफी तेजी से बढ़ा है। व्यापार संगठन एसोचैम की माने तो भारत में करीब 25% दवाएं या तो नकली होती हैं या क्वालिटी घटिया होती है। यही नहीं, देश में नकली दवाओं का सालाना कारोबार 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। सरकार नकली दवाओं पर रोक के लिए QR कोड सिस्टम लागू करने जा रही है।
इसके लिए सरकार ने सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है। पहले चरण में सबसे अधिक बिकने वाली 300 दवाएं अपने पैकेजिंग लेबल पर बारकोड या QR कोड प्रिंट करेगी, जिसे स्कैन करने से दवा के बारे में असली व नकली होने की जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल तो सरकार ने नकली दवाओं पर रोकथाम के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है, जिसका असर दोयम दर्जे की दवा बनाने वाली कंपनियों पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। कर्नाटक में एक चरण में 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को वोटों की गिनती होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। इसी के चलते सभी की निगाहें कर्नाटक चुनाव पर लगी हुई हैं। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के दिए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अडानी के बारे में बात नहीं कर रही। पीएम मोदी उल्टा विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। पीएम विपक्ष को अपमानित कर रहे हैं। अडानी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उनसे पूछ रहे हैं। वो उल्टा हमको बोल रहे हैं सारे अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं। दिल्ली में पीएम मोदी ने कल विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचार बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। कर्नाटक चुनाव में इस बार त्रिशंकु विधानसभा होने के आसार हैं। जी मीडिया और मैट्राइज ने एक ओपिनियन पोल किया है। इसके मुताबिक किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 96 से 106 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस को 23 से 33 सीटें, अन्य के हिस्से में 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। यह ओपिनियन पोल 3 मार्च से 28 मार्च के बीच किया गया है। यह सिर्फ ओपिनियन पोल है, जिसमें लोगों की राय शामिल की गई है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते शुक्रवार से लगातार कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा आ रही है। मंत्रालय ने राज्यों से RT-PCR टेस्ट कराने और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने को कहा है। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2151 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1222 लोग ठीक हुए। और कुल सक्रिय केस की बात करें तो देश में 11903 सक्रिय मामले हैं। पिछले 8 दिनों में कोरोना के मामलों में 80% का इजाफा हुआ। देश में सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं, जबकि दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पायदान पर गुजरात है। चौथे पर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और छठे पर दिल्ली है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भारत दुनिया भर में कोरोना मरीजों की लिस्ट में 7वें स्थान पर पहुंच गया। इस बीच कोरोना मामले बढ़ते ही स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उनके लिए मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने राज्य से RT-PCR टेस्ट कराने और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने को कहा। साथ ही राज्यों से ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों में बेडों की संख्या पर्याप्त रखने को कहा गया है। भगोड़े अमृतपाल ने एक वीडियो जारी किया है और खुद के ठीक होने की बात कही है। 18 मार्च से अमृतपाल लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है और अब उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो गिरफ्तारी से नहीं डरने और अपने ऊपर वाहे गुरुजी का हाथ होने की बात भी कह रहा है। अमृतपाल ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि उसे मालवा जाने से रोका गया और पुलिस को गिरफ्तार करना होता तो उसे घर से ही कर लेती। अमृतपाल इस तरह के आरोप भी लगा रहा है और लोगों को इकट्ठा होने की बात भी कह रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अदानी मुद्दे पर पीएम मोदी चुप रहते हैं। खड़गे ने कहा कि विपक्ष को टारगेट कर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के दिए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अडानी के बारे में बात नहीं कर रही। पीएम मोदी उल्टा विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। पीएम विपक्ष को अपमानित कर रहे हैं। अडानी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं,
उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे, ये हम उनसे पूछ रहे हैं। वो उल्टा हमको बोल रहे हैं सारे अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं। दिल्ली में पीएम मोदी ने कल विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचार बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। लैंड फॉर जॉब केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी और मीसा भारती कोर्ट में मौजूद रहीं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में आरोपी राबड़ी देवी और मीसा भारती सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद रहीं। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को सभी आरोपियों की चार्जशीट की कॉपी मुहैया कराने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। इससे पहले 15 मार्च को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को राहत देते हुए 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिसका सीबीआई ने भी विरोध किया था। उसके बाद अदालत ने इस मामले में दस्तावेजों को देखने और चार्जशीट की कॉपी आरोपियों को देने के लिए 29 मार्च यानी आज की तारीख तय की थी। हालांकि आज आरोपियों को खुद से पेश होने की जरूरत नहीं थी और दस्तावेज वकीलों के जरिए लिए जा सकते थे, लेकिन आज अदालत में सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों के लिए राबड़ी देवी और मीसा भारती भी अदालत पहुंची। दरअसल साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव पर अपने करीबियों को ग्रुप डी में नौकरी के बदले रिश्वत के तौर पर जमीन लेने का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने की खबरों पर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सफाई दी है। एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई पेमेंट पहले की तरह ही फ्री और सुरक्षित बना रहेगा। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना होगा। इस मामले में सफाई देते हुए एनपीसीआई ने कहा कि बैंक टू बैंक यूपीआई पेमेंट में पहले की तरह कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन प्रीपेड वॉलेट से यूपीआई पेमेंट करेंगे तो 1.10% का चार्ज जरूर लगेगा। सेबी ने आज बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। आज मार्केट रेगुलेटर ने सेकेंडरी मार्केट के लिए एएसबीए यानी कि आसबा जैसी सुविधाओं को मंजूरी दे दी है। यानी जब आपको डीमैट खाते में शेयर आएंगे तभी पैसे बैंक खाते से पैसा निकालेगा। अदानी विवाद पर सेबी प्रमुख ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कुछ बोलना सही नहीं होगा। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी कि ईएसजी डिस्क्लोजर के नियम सख्त कर दिए गए हैं। यही नहीं, म्यूचुअल फंड्स में भी ईएसजी की अलग कैटेगरी होगी। म्यूचुअल फंड के लिए स्पॉन्सर नियमों को भी बदल दिया गया है। म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज के अधिकार और जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। We had said many months ago that we will come with an ASBA-like facility for secondary market trades. It's now going to become a manifest reality. Of course, system changes are needed, so the implementation date is a little bit away. But practically, all the modalities have been ironed out. This has been once again co-created with the brokers and with the clearing corporations and the exchanges. Proposal that these will be the parameters, this is how we will give assurance. We went out and back tested it with a set of 10 large conglomerates. Only when it was clear, and there were some changes because of that, right? Because when the feedback comes in, then you actually implement on the ground. So with that, we now have this very powerful tool called DRSR Core. And this is what will take us into the realm of assured ESG disclosure, and therefore assured ESG ratings far ahead of any other jurisdiction on the planet. हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार ने सेबी प्रमुख से इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में सुधार पर सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस मसले पर काफी तकनीकी दिक्कतें हैं और इस पर अभी काम चल रहा है। मैं कहूंगी नए सिरे से एक अप्रोच लिया है रेगुलेशन के लिए, जो कि फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस मैनिपुलेशन वगैरह,
उन सब के तहत हम लोग एक फ्रेश अप्रोच ले रहे हैं, उसकी चर्चा चल रही है। उसमें काफ़ी लीगल पेचीदा एंगल्स हैं, उन्हें हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसे कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट 25% ऑफ द केसेस दैट वी आर लूजिंग, वेयर वी बिलीव दैट द लेटर ऑफ द लॉ। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 346 अंकों की बढ़त दिखाता हुआ नजर आया। वहीं निफ्टी 129 अंक चढ़कर 17,000 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 342 अंकों की उछाल के साथ 39,910 के स्तर पर यह बंद हुआ। दिन की पूरी कहानी अरमान बता रहे हैं। देखिए, एक्सपायरी के दिन अगर आप देखें तो आज मार्केट में आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी बैंक देख लीजिए, जो बढ़िया तेजी के साथ जो है बंद होते हुए दिखे। अगर टॉप निफ्टी गेनर्स की सूची देखी जाए तो उसमें आपको नाम दिखेंगे आइशर मोटर, HCL, JSW स्टील और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पर आपको बढ़िया तेजी जो है आती हुई दिखी। वहीं निफ्टी लूजर्स की अगर सूची देखें तो उसमें आपको UPL, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स और ICICI बैंक जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? NHPC, जहां पर आपको 11% के आसपास की बढ़िया तेजी जो है आती हुई दिखी। कोचिन शिपयार्ड 11% के आसपास, वहां पर भी तेजी आती हुई दिखेगी। NBCC यहां पर भी 10% और मैक्रोटेक डेवलपर्स यहां पर भी आपको 10% की जो बड़ी तेजी है वो आती हुई दिखी। अब निफ्टी के अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उस सूची में आपको यूको बैंक, प्राज इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IIFL फाइनेंस जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पर आपको जो है बढ़त आती हुई दिखी। और अगर लूजर्स देखें, जो निफ्टी के अलावा अगर लूजर्स देखें तो उसमें आपको नाम दिखेंगे सिम्फनी, मेडप्लस हेल्थ, SIS और रत्न मनी मेटल दिखेंगे, जहां पर आपको है गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल एक्सपायरी के दिन आज मार्केट में बढ़िया बढ़त जो है, बढ़िया बढ़त के साथ मार्केट बंद होते हुए दिखे। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की योजना का विरोध लगातार जारी है और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी आगजनी और तोड़फोड़ करने पर उतर आए हैं। आगजनी टकराव। फ्रांस में पेंशन सुधार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब रिटायरमेंट कानून में हुए बदलाव तक पहुंच गया है। मैक्रो सरकार ने हाल ही में रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ा दी है, जिसका वहां के सभी मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के अलग अलग जिलों में मजदूर संगठन मैक्रो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया और लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पेरिस समेत कई शहरों में भीड़ का उपद्रव लोगों के लिए मुश्किल बन गया। राष्ट्रपति मैक्रो की पेंशन सुधार योजना के विरोध में प्रदर्शन 19 जनवरी से शुरू हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन समय का सामना कर रहे हैं। सोमवार को उनकी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, हालांकि वो बच गई। अगर ये सफल होता तो राष्ट्रपति को नए चुनाव कराने पड़ते। 6 अप्रैल को एक बार फिर यूनियन सड़कों पर होंगे। स्पेन के जंगलों में पिछले 6 दिनों से लगी आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। वहीं इटली में भी जंगल की आग ने काफी नुकसान पहुंचाया है। स्पेन के जंगलों में लगी आग अभी भी धधक रही है। पिछले 6 दिनों से कैस्टेलोन के दक्षिण पूर्वी इलाके में आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए विमानों और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। नासा के सैटेलाइट इमेज में कैस्टेलोन के जंगल की आग से निकलने वाले धुएं के विशाल गुच्छे दिखाई दिए। फायर फाइटर्स आग की लपटों को मोन्टान शहर तक पहुंचने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आग की वजह से वोलेंसिया और आरागोन इलाके में 1500 लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं इटली के उत्तरी राज्य वारेसे में जंगल में लगी आग भड़क उठी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग की लपटें कितनी तेज हैं। तेज हवाओं की वजह से आग और भयानक हो चली है। यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की कमी और सामान्य से अधिक गर्म तापमान की वजह से कई देशों को सूखे का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन, उत्तरी इटली, ग्रीस और पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ सकता है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब अपने देश में न्याय व्यवस्था से परेशान हैं। दरअसल शहबाज शरीफ को अब अपने देश की सर्वोच्च अदालत से परेशानी होने लगी है, पर ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब तक सिर्फ इमरान खान की रैलियों और पाकिस्तान की महंगाई से ही परेशान थे, लेकिन अब उनके सामने एक और परेशानी आ गई है। ये परेशानी है पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत, जहां जज आजकल सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जजों की इसी आदत पर शहबाज शरीफ लगाम लगाना चाहते हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि अगर संसद ने चीफ जस्टिस की शक्तियों को कम करने के लिए कानून नहीं बनाया तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। पीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों ने पीठ का गठन करने और स्वतः संज्ञान नोटिस लेने की प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों को चुनौती दी है। इस बीच खबर यह भी है कि पाक सौदे को मंजूरी दे दी है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने का प्रावधान है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को उनके प्रदर्शन का बड़ा इनाम मिला है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली वनडे रैंकिंग में अब 7वें नंबर पर आ गए हैं। अब विराट की रेटिंग 719 हो गई है। विराट को इस बार 2 पायदान का फायदा मिला। पहले विराट 9वें नंबर पर थे। वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज अभी भी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम है, उनकी रेटिंग है 887। वही नंबर 2 पर रासी वैन डेडूसन है, जिनकी रेटिंग 777 है। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान अब दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज हो गए हैं। राशिद खान 710 अंकों के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, जबकि वारिंद हरसंगा के खाते में 695 अंक हैं। बल्लेबाजी में टॉप 10 में सिर्फ एक बदलाव दिखा गया है। साउथ अफ्रीका के राइली रोसो 3 पायदान की छलांग लगाकर 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि मोहम्मद वसीम, डेविड मलान और एलोन फिंच को एक पायदान का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश ने आयरलैंड को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 77 रनों से करारी शिकस्त दी। आयरलैंड के गेंदबाज लगातार दूसरे मैच में मेजबान टीम के बल्लेबाजों के आगे बेअसर नजर आए। धमाकेदार जीत के साथ ही बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज को 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली है। बारिश की वजह से बांग्लादेश ने आयरलैंड के सामने 17 ओवर्स में 203 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। टारगेट का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 125 रन बना पाई। वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। जोहान्सबर्ग में खेले गए आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 220 रन बनाए। वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने ताबड़तोड़ 44 रनों की पारी खेली। वहीं जवाब में अफ्रीका की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 213 रन ही बना पाई। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। आईपीएल 2023 में ऋषभ की जगह बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को शामिल किया गया है। चोटिल होने की वजह से पंत इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन से बाहर हैं। ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने भारत के कुछ विकेटकीपर्स के ट्रायल किए थे। 5 से 6 दिनों तक चले इस ट्रायल में कई विकेटकीपर्स को दिल्ली बुलाया गया था। अभिषेक पोरेल भी इन विकेटकीपर्स में शामिल थे। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें। नमस्कार।